इसका मतलब ये है कि मोदी जी छोटा है, असली चेहरा कोई और है। असली चेहरा मोदी जी नहीं है, असली चेहरा पीछे से आरएसएस के लोग हैं जो गवर्नमेंट को गवर्न करने का काम पीछे से कर रहे हैं। ओबीसी का चेहरा इसलिए दिया है ताकि ओबीसी का वोट जिंदा रहे, ये बात भी समझ। संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता साथी और सामने बैठे साथी सबके मन में ये चिंता है कि ओबीसी को हक अधिकार मिलना चाहिए, मगर ओबीसी को हक अधिकार मिलने के लिए ओबीसी की लड़ाई होनी चाहिए। बगैर लड़ाई के तो हक अधिकार मिलेगा नहीं। लड़ाई लड़ने के लिए संगठन होना चाहिए। तो अभी तक देश में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अलावा नेशनल लेवल के नेटवर्क वाला कोई नेशनल लेवल का संगठन पिछड़े वर्ग का नहीं। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं पूरे देश भर में कि नेशनल लेवल का ओबीसी का संगठन निर्माण किया जाए। वामसेप के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा इसमें इस संगठन को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है कि देश की आजादी के लगभग 77 साल हो गए और 77 साल की आजादी में जो देश की सबसे बड़ी आबादी है जिसको ओबीसी कहा जा रहा है, इसका कोई नेशनल लेवल का संगठन नहीं। तो ये संगठन बनाने में हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। खास तौर से मैं अपने जिम्मेदारी पर इस काम को कर रहा हूं कि राष्ट्रव्यापी ओबीसी का संगठन बनना चाहिए, क्योंकि संगठन बनेगा तो लड़ाई मजबूत होगी। अगर संगठन नहीं बनेगा तो लड़ाई मजबूत नहीं होगी। तो हम बैकवर्ड को फॉरवर्ड कह लेंगे तो भी हम बैकवर्ड ही रहेंगे। साहू जी कह रहे थे कि थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हमको भी अच्छा नहीं लगता है, मगर क्या करें, जो है वो है। फैक्ट तो यही है कि हम बैकवर्ड है, फैक्ट ये नहीं है कि हम फॉरवर्ड हैं। हमारे समाज के लोग बच्चे खुद पैदा करते हैं, नाम खुद से नहीं रखते, ब्राह्मण से पूछ कर बच्चे को बड़ा करते हैं, पढ़ा लिखा कर MBBS डॉक्टर बनाते हैं, शादी अनपढ़ ब्राह्मण से करवाते हैं। तो फॉरवर्ड है, हम नाम रखने से फॉरवर्ड हो जाएंगे? नहीं होंगे। हमें फॉरवर्ड बनना है, यही तो ओबीसी के साथ गलतफहमी रही। ओबीसी है बैकवर्ड, मगर ये सोचता हम फॉरवर्ड है। ये गलतफहमी ने अभी तक ओबीसी को बर्बाद किया है। कैसे? किसी को कैंसर हो गया, वो मानता ही नहीं हमें कैंसर है, इलाज करेगा। जब मानता ही नहीं कि कैंसर है हमको, तो इलाज नहीं करेगा। और जब इलाज नहीं करेगा तो ठीक कैसे होगा? एक दिन कैंसर उसकी जान ले लेगा, वो मर जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ब्राह्मणों की भाषा में उसका राम नाम सत्य होता है। जैसे हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या कहते मुझे नहीं पता है, जब कोई आदमी मर जाता है तो उसको 4 लोग उठाते लेकर जाते हैं। तो जब लेकर जाते हैं तो उसके साथ चलने वाले सारे लोग बोलते हैं राम नाम सत्य। लेकिन अगर किसी के घर लड़का पैदा हो जाए, फिर आप पहुंच जाओ और उसको कहो कि राम नाम सत्य, फिर क्या करेगा वो आपके साथ? लाठी निकालेगा और आपकी पिटाई कर देगा। अगर सत्य है तो दोनों जगह सत्य होना चाहिए था, मगर ऐसा है नहीं है। तो मेरा उस विषय पर जाने का मतलब नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब है कि देश में जब हम लोग बैकवर्ड क्लास के सारे प्रकार के उत्पादन का काम करते हैं, सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। अगर हम ये कहें कि देश का जो सिस्टम है
वो हम बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की वजह से चल रहा है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, हमारी वजह से चल रहा है। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद हमारी जो सोच है वो बैकवर्ड। तो कोई फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, ये संसाधनों से कम तय होता है, उसकी सोच से तय होता है, उसके सोचने और समझने के तरीके से तय होता है कि कोई फॉरवर्ड है या बैकवर्ड। अब हम लोगों को हक अधिकार चाहिए, तो जिन लोगों ने हम लोगों को बैकवर्ड नाम दिया, अनपढ़ जाहिल लोग तो नहीं थे, अनपढ़ जाहिल लोग नहीं थे जिन लोगों ने कहा ये बैकवर्ड है, और अनपढ़ जाहिल लोग नहीं थे, बहुत विद्वान लोग थे। और उन विद्वान लोगों ने कहा कि ये बैकवर्ड है, इनके लिए कुछ करो, ये भी फॉरवर्ड बन गया है। अगर हम फॉरवर्ड ही हैं तो फिर हमारे लिए कुछ होने की जरूरत नहीं। अगर हमारे लिए कुछ होने की जरूरत है तो वो इसलिए है क्योंकि हम बैकवर्ड हैं, और ये बैकवर्ड हम अपने आप नहीं। जिनके पूर्वज पूरे एशिया पर राज किए हो, उस समाज के लोग बैकवर्ड हो गए, तो ये अपने आप कैसे हो सकते? अपने आप नहीं हो सकते। इनको बैकवर्ड किया गया, इनको पीछे किया गया, पीछे ढकेला गया। लेकिन हम बैकवर्डों की क्या समस्या? अब देखिए हम कितना समझदार। अगर हम पछुआ वर्ग कहे तो बुरा लगता है, अगर हम बीसी कहे तो बुरा नहीं लगता। अगर हम पछुआ वर्ग कहे तो बुरा लगता है। क्यों खराब लगता है? हम पिछड़े हैं। वही जो हम बीसी कहते हैं फिर तो उसका भी तो भाई बैकवर्ड क्लास ही है, तो फिर क्यों अच्छा लग रहा है? उसका भी तो बैकवर्ड क्लास ही है। तो हमें समझने की जरूरत है चीजों को, हकीकत क्या है वो समझने की जरूरत है। हम पिछड़े वर्ग के लोगों की हजारों समस्याएं हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले नंबर की समस्या ये है कि हमारी क्या समस्या है ये हम समझते नहीं है। ये हमारी पहले नंबर की समस्या है, दूसरे नंबर की, तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, बाकी बहुत सारी है। आप बताओ, देश में लोकतंत्र है? कोई कह रहा 52 है, कोई कह रहा 54 है। बिहार में जनगणना हुई तो पता चला 64। अब इसमें से कोई भी आंकड़ा आप मान लो जो आपको ठीक लगता है, 50% से एबव है। फिर अगर इसके साथ शेड्यूल कास्ट को क्लब कर दो, शेड्यूल ट्राइब को क्लब कर दो, तो फिर 90 है। 1 वोट 1 वैल्यू देश में है। मतलब अडानी वोट डालेगा तो 1 वोट गिना जाएगा, अंबानी वोट डालेगा तो 1 वोट गिना जाएगा, और हम लोग अगर वोट डालेंगे, कोई किसान वोट डालेगा, मजदूर वोट डालेगा, तो 1 ही गिना जाएगा। 1 वोट 1 वैल्यू है। हमारी पॉपुलेशन अकेले ओबीसी की एवं 50% है। अगर हम SC ST और दूसरे बैकवर्ड लोगों को मिला लेते हैं तो ये 90% पहुंच जाए। 90% जिनकी पॉपुलेशन है, उनका देश की सत्ता और व्यवस्था में क्या है? जिनकी 90% पॉपुलेशन है, कितनी बार सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया? आजादी के 77 साल एक भी शेड्यूल कास्ट की पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाया, एक भी शेड्यूल ट्राइब की पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाया, एक भी ओबीसी की पार्टी ने 5 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाया, एक भी माइनॉरिटी की पार्टी ने नहीं, एक भी राजपूत की पार्टी ने नहीं बनाया, एक भी वैश्य की पार्टी ने नहीं बनाया।
बना कौन रहा, चला कौन रहा है? तो 3.5% जो ब्राह्मण है वो देश को चला रहे हैं, और हम लोग भेड़ पकड़ियों की तरीके से उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। भेड़ बकरी देखा है ना, अगर एक कुएं में गिर जाए तो सारे के सारे गिर जाए। भेड़ बकरी जो चलती है, एक अगर भेड़ कुएं में चली गई तो सारी की सारी भेड़ कुएं में चली जाए। तो ऐसे जो हमारा समाज है, अगर ये फॉरवर्ड होता, इसके पास सोचने समझने की क्षमता होती, तो ये अपना विकल्प नहीं खड़ा कर लेता। लोकतंत्र में सब कुछ हमारे पास है तो खड़ा नहीं कर लेता। लेकिन ये भेड़ बकरियों की चाल चल रहा, तो ये फॉरवर्ड है नहीं। पहले इस कमी को, इस सच्चाई को हमको स्वीकार करना चाहिए। अब ये फॉरवर्ड नहीं है, जब हम ये स्वीकार कर लेंगे तब हम ये तय करेंगे कि इसे फॉरवर्ड बनाना है नहीं, बनाना है तो बनाने के लिए काम करें। नहीं तो हमारे समाज में हर जाति के लोग अपने को क्षत्रिय लिखते हैं। अगर उनको पूछो क्षत्रिय कैसे हो तो थोड़ा फंसते हैं। जब बताने में फंसते हैं तो फिर वो कहते हैं नहीं चलो क्षत्रिय नहीं है तो कम से कम वैश्य तो है ही, ऐसा कहते हैं। फिर उनको पूछो चलो वैश्य कैसे हो, फिर वो कहते फिर क्या है। तो जो सोशल सिस्टम ब्राह्मणों ने बनाया, हम खुद ही बैकवर्ड नहीं हुए, जो सोशल सिस्टम बनाया, जो अंतिम मौर्य राजा था, राजा अम्बिका, उसकी हत्या के बाद जब ब्राह्मणों की सत्ता, तो ब्राह्मणों ने जो सोशल सिस्टम बनाया, उस सोशल सिस्टम में हमें चौथे पायदान पर रखा। पहले पायदान पर ब्राह्मण, दूसरे पायदान पर क्षत्रिय, तीसरे पायदान पर वैश्य है, और हम ओबीसी के लोग किस पायदान पर हैं? चौथे पायदान पर। और शेड्यूल कास्ट के लोग जिनको हम चौथा मानते, वो हमारे में से ही निकाले गए। तो अलग नहीं है, SC ST के लोग हमारे में से ही निकाले गए लोग हैं। चौथे पायदान से भी उनको नीचे गिरा दिया गया और उनको अछूत घोषित किया गया। शेड्यूल कास्ट के लोग, आदिवासी जो लोग हैं, उनको जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया गया। तो ये जो सारा सिस्टम है, ये सिस्टम हमको समझना पड़ेगा। और फिर हमको क्या कहा गया कि आपका काम है, क्या काम? ब्राह्मणों की सेवा करना। तो सेवा के बदले में हमें क्या मिलेगा? तो इस जन्म में कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर कब मिलेगा? तो अगले जन्म में मिलेगा। तो अब इस जन्म में कैसे करना है? तो निष्काम भाव से करना है। निष्काम भाव से मतलब क्या है? बिना किसी इच्छा के करना है कि हमें कुछ मिलेगा, ऐसी कोई कामना नहीं करना है, कोई इच्छा नहीं रखना है मन में, और सेवा करना है। तो जो हमारी हजारों पीढ़ियां थी, जो दूध का काम करता था, पंडित जी को निरंतर खिलाता रहा, दूध खिलाता रहा, दही खिलाता रहा, घी खिलाता रहा, खिलाता ही नहीं रहा, पिलाता भी रहा। पता नहीं आप लोगों के यहाँ है कि नहीं है, हमारे यहाँ जब कोई आदमी मर जाता है तो अंतिम संस्कार के समय में ब्राह्मण को घी पिलाया जाता। तो खिलाने के साथ साथ दूध तो पिलाता ही था, घी भी पिलाता। क्यों? कभी नहीं पैसा आया ब्राह्मण से। क्यों? अरे ब्राह्मण की सेवा करेंगे तो अगला जन्म सुधर जाएगा। हो सकता है अगले जन्म में हम भी ब्राह्मण हो जाए, अच्छा कर्म करें। तो यादव का जो काम था वो करता रहा, कुर्मी का जो काम था वो करता रहा, कारपेंटर का जो काम था वो करता रहा, नाई का काम जो था वो करता रहा। मतलब जिस जाति का जो पेशा निर्धारित किया गया था, जो काम वो करता था, वो मुफ्त में ब्राह्मणों की सेवा करता है। और हमारी हजारों पीढ़ियों ने ब्राह्मणों की मुफ्त में सेवा की है, फिर भी हम ब्राह्मण नहीं। आप लोग कह सकते हैं कि अगले जन्म में हो गए, आपको कैसे पता कि नहीं हुई? आप लोग कह सकते हैं क्योंकि अगले जन्म में होने की बात है, इस जन्म में कुछ मिलने की बात है नहीं।
तो इसके पीछे मेरा ये कहना है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि नहीं हुए, क्योंकि अगर हो गए होंगे तो ब्राह्मणों की संख्या 3.5% ही कैसे होगी? अगर 50% भी हो गए होते तो 50% ओबीसी का 50 मान लो 25%, तो कम से कम 25% लोग अगले जन्म में ब्राह्मण पैदा हो जाते, तो ब्राह्मणों की संख्या बढ़ जाती। मगर ब्राह्मण 3.5% ही है। ये इस बात का सबूत है कि हमारे लोगों को मूर्ख बनाया गया और अगले जन्म में हमारा कुछ नहीं हुआ। तो ये जो सिस्टम है, और फिर क्या किया, हमारे अंदर हजारों जातियों में हमको विभाजित किया। आज हम मंच पर हैं तो ओबीसी की बात करते हैं, मंच से उतरते हैं, गेट के बाहर जाते हैं तो जाति की बात करते नहीं करते। तो ये ओबीसी है, और ओबीसी में बहुत सारी जातियां, जातियों के नाम पर कोई अधिकार नहीं। जाति जानवरों में होती है, इंसानों में होती ही नहीं। अब जानवरों की व्यवस्था इंसानों के ऊपर लागू करती है। जैसे यहां पर इतने लोग बैठे हैं, अगर कोई विद्वान से विद्वान ब्राह्मण यहां बुलाया जाए और उसको कहा जाए, बताओ कौन चीज जाति का, बता सकता? नहीं बता सकता। क्यों? इंसान में जाति नहीं होती, इसलिए नहीं बता सकता। लेकिन आप सड़क पर चलते हो, कहते हो ये गधा है, ये घोड़ा है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये गाय है, कहते नहीं। इसका मतलब जानवर में जाति होती है। आप देख करके ही बता देते हो कि जानवर में जाति, ये फला जाति का जानवर है। अब ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने सोचा कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो इनको अगर विभाजित नहीं करेंगे फिर क्या होगा? एकजुट रहेंगे तो इकट्ठा रहेंगे तो ताकतवर रहेंगे। तो विभाजित करना जरूरी है। तो जानवरों की व्यवस्था ब्राह्मणों ने इंसानों के ऊपर लागू कर दिया और हमको हजारों जातियों के टुकड़ों में विभाजित किया। अब हर जाति का अलग नाम, हर जाति का अलग काम, हर जाति की अलग पहचान और कर्मिक आसमान। सीढ़ी देखते हैं छत पर, सबके घर में सीढ़ी होगी, छत पे चढ़ने। तो सीढ़ी में आप बीचों बीच में खड़े हो, और बीचों बीच में खड़े होने के बाद ऊपर की तरफ देखो, पहले नीचे की तरफ देखो। जब आप नीचे की तरफ देखोगे तो आपको क्या लगेगा? हम सबसे ऊपर। तो बैकवर्डों में जितनी जातियां हैं वो सीढ़ी में खड़े होकर के नीचे की तरफ देख रही है और उनको लगता है कि हम सबसे ऊपर है, बाकी सब हमसे नीचे। तो जाति के नाम पर गर्व भाव, गौरव भाव होता है। ये गर्व भाव और गौरव भाव एकता नहीं पैदा होने देते, इकट्ठा नहीं होने देता। अगर सीढ़ी के बीचों बीच में खड़े होकर के ऊपर की तरफ देखो, फिर क्या दिखाई देगा? हम नीचे हैं, हमसे ऊपर तो बहुत सारे लोग। अगर ऊपर की तरफ देखोगे तो दिखाई देगा कि हम नीचे हैं, हमसे ऊपर बहुत सारे लोग। जब ये दिखेगा कि हम नीचे हैं, हमसे ऊपर बहुत सारे लोग हैं, तो इस सिस्टम को खत्म करने का, तोड़ने का आपके अंदर विचार आएगा कि ये हमें नीचे करने वाला सिस्टम। जब हमारा कोई फायदा नहीं है, मतलब हमारा नुकसान। अपने नुकसान वाले सिस्टम को हम मजबूती से पकड़े हुए हैं, तो हम फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है? अपना नुकसान, जो सिस्टम हमारा नुकसान कर रहा है, उस सिस्टम को बहुत मजबूती के साथ हम पकड़े हुए हैं, इसको छोड़ेंगे नहीं, खत्म नहीं होंगे। तो हम फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड? हम बैकवर्ड इसलिए बैकवर्ड है, अगर हमें फॉरवर्ड होना है तो ये सारा सिस्टम छोड़ना पड़ेगा। और ये सिस्टम छोड़ देंगे तो हम एकजुट हो जाएंगे। एकजुट हो जाएंगे तो लोकतंत्र है, वन मोर वन वैल्यू है, हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद ही देने वाले बन जाएंगे और हम तय करेंगे कि भाई तुम लोग विदेश से आए, कोई बात नहीं,
अभी तुम्हारा कोई पोस्टल एड्रेस विदेश में है नहीं अंग्रेजों जैसा, तो यही रहे लो, हम ही तुमको रिजर्वेशन दे देते हैं, हम तुमको दे देते हैं, तुम यहाँ रह लो, हम तुमको दे देते हैं मानवता के आधार पर, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने मानवता का पाठ सिखाया, इसके आधार पर दे देते हैं। तो ऐसा अगर हम कर लेंगे तब हम बैकवर्ड नहीं रहेंगे, तब हम फॉरवर्ड हो जाएंगे। ये ना होने तक हम बैकवर्ड हैं। तो ये करने के लिए हम लोग ये संगठन चला रहे हैं कि जो बैकवर्ड है उसको फॉरवर्ड बनाया जाए। पहले बैकवर्डनेस का एहसास होगा, कमियों खामियों का एहसास होगा, तो उसको दूर करने के लिए आप काम करो। नहीं तो क्षत्रिय बनने से कोई फॉरवर्ड नहीं हो सकता है, ब्राह्मण बनने से कोई फॉरवर्ड नहीं हो सकता है, इससे नहीं होगा, टाइटल बदलने से नहीं होगा। देश की सत्ता और व्यवस्था पर जब आपका प्रभावकारी नियंत्रण हो जाएगा तो आप अपने आप ही फॉरवर्ड हो जाओगे। और ये करने के लिए काम करने की जरूरत है, और इसका जो बेसिक काम है वो विचारों में परिवर्तन लाने का काम है। कि दुनिया में बड़ा परिवर्तन कैसे होता है, कोई भी आप बड़ा परिवर्तन करना चाहते हो तो कैसे होता है, लोगों के विचार में परिवर्तन लाना पड़ता है। हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, बोलते सभा सम्मेलन लेने से क्या होगा, इससे तो कुछ होता नहीं। बहुत सारे लोग, तो सभा सम्मेलन क्यों लिया जाता है? लोगों के विचारों में परिवर्तन करने के लिए सभा सम्मेलन। जब लोगों के विचारों में परिवर्तन होगा तभी तो लोग जो काम कर रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, जब उनकी सोच बदलेगी तो काम करने का तरीका बदलेगा। वो तो नहीं आई, ठीक है। तो ये काम साथियों हम लोगों को लगातार करने की जरूरत है। अभी आज जो हम लोग विषय बनाए हैं जाति आधारित जनगणना, तो अभी जनगणना क्यों जरूरी है ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जनगणना इसलिए जरूरी है कि देश की आजादी के 77 साल बाद भी देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, और जब हम लोग ट्रेनों में चलते हैं तो ताली बजाने वाले लोगों को देखा आप लोगों ने? ट्रेनों में जो ताली बजाकर पैसा मांगते हैं उनको देखा? क्या बोलते हैं आप लोग? किन्नर। जो भी आप बोलते हैं उनकी भी होती है, मगर हम लोगों की नहीं होती। ये भी बुरा लगता है, ये भी बुरा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, मगर ये भी फैक्ट है। तो कुछ लोग हमको कहते हैं कि आप इतना सारा जानवरों का, कुत्तों का, बिल्लियों का नाम क्यों लेते हैं? सीधे कह सकते हैं ओबीसी की नहीं होती। तो हमने कहा ये तो ओबीसी का दिमाग है, ये धक्का मारो दिमाग। जैसे कभी कभी गाड़ी बंद पड़ जाती है, मान लो नई गाड़ी आपने खरीदा, खड़ा कर दिया घर में, 2 महीने 3 महीने 6 महीने के लिए बाहर चले गए, आउट ऑफ स्टेशन चले गए, फिर आए, गाड़ी का सेल्फ लगा रहे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, पता चला उसकी बैटरी डिस्चार्ज है। फिर आदमी क्या करता है? 2-4 नौजवान बुलाता है और उनको ये कहता है कि गाड़ी में पीछे से धक्का लगा। जब धक्का लगता है तो फिर क्या होता है? गाड़ी स्टार्ट हो जाती, क्योंकि गाड़ी में तो कोई कमी है, गाड़ी तो ठीक ही है, बस बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो जैसे गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है वैसे ही ओबीसी की भी बैटरी डिस्चार्ज है अपने हक अधिकार। उसकी बैटरी किस काम के लिए चार्ज है? उसकी बैटरी चार्ज है, किस काम के लिए चार्ज है? एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर, जब ये होता है तो उसकी बैटरी चार्ज है उसका। मगर ओबीसी की गिनती होनी चाहिए, इसके लिए बैटरी चार्ज नहीं है, इसके लिए डिस्चार्ज।
अब इसके लिए चार्ज करना है तो क्या करना होगा? गाड़ी की बैटरी चालू करने के लिए तो धक्का लगा दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, गाड़ी चलने लगी तो बैटरी चार्ज हो गई, गाड़ी में सिस्टम है। अब ओबीसी के हक अधिकार के लिए ओबीसी की बैटरी कैसे चार्ज किया जाए? तो उसके दिमाग को धक्का मारना पड़ेगा। उसको धक्का मारने से नहीं होगा, उसके दिमाग को धक्का मारना पड़ेगा। उसके दिमाग को धक्का मारने के लिए क्या करना? उसके लिए बोलना पड़ता है कि जानवरों की हो रही है, कुत्तों की हो रही है, बिल्ली की हो रही है, गधों की हो रही है, हमारी नहीं हो रही। फिर उसके दिमाग को धक्का लगता है, सबकी जानवरों की हो रही, हमारी नहीं हो रही, तो बड़ा ज्यादा अन्याय हो रहा है। फिर वो थोड़ा दिमाग लगाता है कि हमारी होनी चाहिए, फिर उसके दिमाग का इंजन चालू होता है तो बैटरी चलने लगती है, फिर समस्या खत्म हो जाती है। तो ये आजादी के 77 साल में हमारी गिनती नहीं। अब गिनती नहीं हुई इसका मतलब डेटा नहीं। गिनती होती तो डेटा मिलता कि कितने ओबीसी कच्चे मकान में रहे, कितने ओबीसी पक्के मकान में रहे, कितने ओबीसी के पास मकान ही नहीं, कितने ओबीसी हाई स्कूल पास है, कितने ओबीसी इंटरमीडिएट पास है, कितने ओबीसी बीए पास है, कितने बीएससी पास है, कितने पीएचडी किए हुए हैं, उनमें से कितने गवर्नमेंट जॉब में है, कितने प्राइवेट जॉब में है, कितने के पास जॉब ही नहीं, कितने के घर में साइकिल है, कितने के घर में मोटरसाइकिल है, कितने के घर में कार है। डेटा चाहिए ना डेवलपमेंट के लिए। तो ओबीसी का तो ये डेटा ही नहीं आया। और नरेंद्र मोदी जी हर बार विकास 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 विकास, सबसे ज्यादा विकास की बात अगर कोई करता है तो मोदी जी करते हैं। मगर डेटा नहीं आया, 2 कार्यकाल उनका भी खत्म हो गया, डेटा नहीं आया, तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया, उन्होंने भी नहीं किया। तो डेटा के बगैर विकास कैसे होगा? अगर ये पता चलता कि ओबीसी में इतने ग्रेजुएट हैं मगर उसमें से इतने % बेरोजगार, तो सरकार क्या करती? सरकार जो बेरोजगार थे उनके रोजगार की व्यवस्था कर सकती थी, डेवलपमेंट हो जाती। इतने ओबीसी के पास घर नहीं है, इनको घर देना चाहिए तो डेवलपमेंट हो जाता। इतने ओबीसी के पास कच्चे मकान है तो इनको पक्के मकान मिलने चाहिए, डेवलपमेंट हो जाता है। इतने ओबीसी ऐसी जगह रहते हैं जहां पढ़ाई लिखाई का कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई सुविधा ही नहीं है, वहां स्कूल खोले जाने चाहिए, ये बात सरकार को पता चलती, सरकार वहां स्कूल खोल देती तो डेवलपमेंट हो जाती। मगर ये सारा डेटा ही आज तक कलेक्ट नहीं हुआ। फिर अगर ये सारा डेटा आता कि ओबीसी कितना % है तो फिर शासन में ओबीसी कितना है, प्रशासन में ओबीसी कितना है, न्यायालयों में ओबीसी कितना है, मीडिया में ओबीसी कितना है, कितने % जमीन ओबीसी के पास में है। अगर ये सारा डेटा आता तो इसके आधार पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला भी अगर सरकार चाहती तो लागू कर सकती थी और सबके साथ न्याय हो सकता था। लेकिन आजादी के 77 साल में गिनती ही नहीं किया, डेटा ही कलेक्ट नहीं किया तो डेवलपमेंट की बात तो बहुत दूर थी। और हमारे बगैर किसी की गवर्नमेंट नहीं बनती, ना बन सकती। ओबीसी के बगैर किसी की गवर्नमेंट नहीं बनती है और बन भी नहीं सकती भविष्य, क्योंकि संख्या हमारी ज्यादा है। मगर हम लोग जब हमारी मुंडी गिनी जाती है तो हम 52, 54, 63, 64 है, मगर दिमाग से हम कितना % दिमाग से हम ओबीसी नहीं है, दिमाग से तो हम हिंदू है। मुसलमानों से लड़ने के लिए कूद जाते हैं मैदान, दिमाग से ओबीसी नहीं है। तो हक अधिकार ओबीसी के नाम पर है या हिंदू के नाम पर? जब हक अधिकार ओबीसी के नाम पर है, लड़ाई हिंदू के नाम पर लड़ोगे तो हक अधिकार मिलेंगे? बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, बच्चों को नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। हम यही नहीं समझ पाए कौन सी लड़ाई हमको लड़ना चाहिए, कौन सी नहीं लड़ना चाहिए। जो लोग हमारे हक अधिकार पर कब्जा किए हैं
वो चाहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान की लड़ाई में फंसे। आजादी के 77 साल में एक भी मुसलमान की राष्ट्रीय पार्टी नहीं, एक भी मुसलमान की पार्टी ने सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाया, स्टेटों की गवर्नमेंट नहीं बनाया ज्यादातर। फिर क्या, विधायिका में मुसलमान नहीं, कार्यपालिका में मुसलमान नहीं, न्यायपालिका में मुसलमान नहीं, मीडिया में मुसलमान नहीं, सिस्टम में मुसलमान नहीं। और हमें किससे लड़ाया जा रहा? मुसलमान से, जो पहले ही जीरो है उससे हमको लड़ाया जा रहा है। अब बड़ी से बड़ी संख्या को जीरो से गुणा करो, गुणाई कैसे हो, क्या कितना होगा? जीरो। तो जिसके पास कुछ नहीं है उससे आपको लड़ाया जा रहा है और आप लड़ रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। इसलिए जीरो है, इसलिए जीरो। विधायिका पर किसका कब्जा? ब्राह्मणों का। कार्यपालिका पर किसका कब्जा? ब्राह्मणों का। न्यायपालिका पर किसका कब्जा? ब्राह्मणों का। मीडिया पर किसका कब्जा? ब्राह्मणों का। सिस्टम पर किसका कब्जा? ब्राह्मणों का। समाज व्यवस्था पर किसका कब्जा? ब्राह्मणों का। कब्जा इनका है, लड़ रहे मुसलमानों से, पैर में चोट लगी है, इलाज सर का कर रहे हैं। कैसे ठीक होगा भाई? कैसे ठीक होगा? इसलिए तो नहीं ठीक हो रहा है। और जिनका कब्जा है वो चाहते हैं कि आप ओबीसी के नाम पर लड़ाई ना लो, वो चाहते हैं आप ओबीसी के नाम पर लड़ाई ना लड़ो, आप लड़ाई लड़ो हिंदू मुसलमान। तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई में तब आप 52% का कुछ नहीं है भाई, जीरो। क्यों? अरे हिंदू का नेता ब्राह्मण होता है, आप ब्राह्मण के नीचे आ गए, वो नेता हो गया, आपकी संख्या उसके साथ जुड़ गई। जो 3.5% था उसके साथ 52% ओबीसी जुड़ गए। तो 3.5% वोट से ऑल इंडिया की कोई सीट जीती जा सकती है? 3.5% वोट से ऑल इंडिया की कोई सीट जीती नहीं जा सकती है। इसका मतलब यह है कि 3.5% वोट वाले लोकतंत्र में अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सकते हैं। वो कब बनाते हैं? जब 52% ओबीसी उनके साथ अटैच होता है, तब उनकी गवर्नमेंट बनती है। और वो अटैच हिंदू के नाम पर होता है, जहां से इसको कुछ नहीं। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री पद से हटे तो गंगा जल से पवित्र किया, गोमूत्र से पवित्र किया ब्राह्मणों ने, और ये दिखाया कि तुम हो तो शूद्र ही भले मुख्यमंत्री बने। रामनाथ कोविंद जी जब पुष्कर के मंदिर में गए तो घुसने नहीं दिया अंदर, कहा क्या तुम लोगों की एंट्री नहीं है। फिर भी ओबीसी SC ST के लोग हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों को बहुसंख्यक बना रहे। ब्राह्मण नहीं चाहते कि ओबीसी SC ST के लोग इस देश की सत्ता व्यवस्था में आए, इसलिए वो जाति जनगणना नहीं करते। आपकी संख्या का पता चलेगा इतना ही मामला नहीं है, उनकी भी संख्या का पता चलेगा, ये भी तो मामला है। अभी आपको पता नहीं ब्राह्मण कितना है, वो कहते हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम 40,000 है, इसमें 50,000 है, इसमें 60,000 है। जिस दिन जाति के आधार पर जनगणना हो गई तो ये सारा निकल कर सामने आ जाएगा कि 3.5%, वो भी 3.5% तो 1931 में थे, अब तो और भी कम हो गए। भी बात है, अब तो और भी कम हो गए। तो ये अपनी गिनती को भी छुपाना चाहते हैं लोकतंत्र में, और हमारी गिनती को भी छुपाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी कमजोरी सबको ना पता चले और हमारी ताकत हमको ना पता चले। ये दोनों बात को समझते हैं, इसलिए नेहरू से लेकर और भागवत तक रोक कर रखा। जब अंग्रेज करते थे तो नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्हें क्या दिक्कत? उनको करने में क्या दिक्कत? वो भी कर सकते, मगर नेहरू जी ने रोक दिया। 1931 तक जनगणना हुई, 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए पूरी जनगणना नहीं हो पाई, मगर हुई थी, पूरी नहीं हुई। 1947 में अंग्रेज चले गए, और जब अंग्रेज जाने लगे तो अंग्रेजों ने कांग्रेस के लोगों को कहा, क्योंकि भगाने वाले लोग ये लोग, तो कांग्रेस के लोगों को अंग्रेजों ने कहा अब हम छोड़कर जाना चाहते, तो आप लोग संभालने के लिए अंतरिम सरकार बनाओ।
इंटरिम गवर्नमेंट बनाओ। इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए आपका कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन कौन से मंत्री होंगे, ये आप लोग तय करो। तो कांग्रेस महासमिति में ये बात तय हुई कि इस बार जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना जाएगा वो देश का पहला प्रधानमंत्री बने। जब ये बात तय हुई तो कांग्रेस महासमिति में कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव, सरदार वल्लभ भाई पटेल चुनाव जीत गए। नेहरू जी ने कहा कि गांधी जी से कि मैं ही प्रधानमंत्री बनना चाहूंगा। गांधी जी ने जेबी कृपलानी को बुलाया जो उस सभा का संचालन कर रहे थे और उनको कहा कि सरदार को पर्ची लिख कर दे दो, जैसे यहां आ रही, कोई ज्यादा समय लेना छिटा नहीं है। वैसे ही चिट लिख करके जेबी कृपलानी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया कि अपना नाम वापस ले। पटेल ने सोचा होगा कि जेबी कृपलानी खुद ही दे रहे हैं या गांधी जी को भी जानकारी है, तो इसलिए पटेल ने वो चिट लिया और पटेल जी ने वो चिट लेकर के गांधी जी को दे दिया। गांधी जी ने उसको पढ़ा, फिर वो चिट जेबी कृपलानी को दे दिया और जेबी कृपलानी ने फिर वो चिट सरदार पटेल को दे दिया। तो इस प्रकार से पटेल जी कंफर्म हो गए, गांधी जी ही चाहते हैं कि मैं नाम वापस ले। अब गांधी जी की कौन मुखालफत कर सकता था? तो सरदार पटेल ने नाम वापस ले लिया। नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए, देश की आजादी के पहले। 1947 में देश आजाद हुआ, 1946 में नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। और नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए तो नेहरू जी को तो ये तो लगा होगा कि कांग्रेस हमारे पूर्वजों ने बनाई, चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर जैसे ब्राह्मणों ने कांग्रेस पार्टी बनाई। उस कांग्रेस पार्टी के अंदर का चुनाव, मैं इतना बड़ा ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैं चुनाव नहीं जीत पाया। कांग्रेस पार्टी के अंदर का चुनाव, कल देश में आम चुनाव हो, आम चुनाव में अगर ये बात बार बार सबको पता चलती रही कि ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, तो आजादी के आंदोलन का भूत हमेशा तो बना नहीं रहेगा। आजादी के आंदोलन का भूत तो कांग्रेस को 1 इलेक्शन जितवा सकता है, 2 इलेक्शन जितवा सकता है, इससे ज्यादा तो जितवा नहीं सकता। लोगों में अगर ये बात बार बार जाती रही देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, तो ये बात लोग समझ जाएंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पहला और आखिरी ब्राह्मण प्रधानमंत्री हो जाएगा। इसके बाद देश में कोई ब्राह्मण प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये बात नेहरू जी को समझ गया और इसलिए नेहरू जी ने 1951 में जो जनगणना होने वाली थी, उस जनगणना को कास्ट सेंसस जो होनी थी उसको रोक दिया और धर्म के आधार पर जनगणना किया, जाति के आधार पर नहीं। अब धर्म के आधार पर हुआ तो ओबीसी हिंदू में हो गया। अब हिंदू में हो गया तो किसके खाते में चला गया? हिंदू का ठेकेदार कौन है? बच्चा हम पैदा कर दे, नाम वो रखता है, ठेकेदार कौन है? ब्राह्मण। जब ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के हिस्से में हमको जमा कर दिया नेहरू ने जमा कर दिया। तो फिर 51 में नेहरू थे, 61 में भी नेहरू थे, 2 बार उन्होंने नहीं होने दिया। 71 में इंदिरा जी थी, उनकी ही बेटी थी, जब बाप ने नहीं होने दिया तो बेटी कैसे होने दी? 81 में फिर इंदिरा जी थी, 91 में नरसिम्हा राव थे और 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी। मतलब अभी तक 91 तक कांग्रेसी ब्राह्मण थे और 2001 में ओबीसी के सबसे प्रिय नेता। अगर ओबीसी के लोगों से पूछो कि अटल जी कैसे नेता थे, कहते बहुत अच्छे नेता। मैंने पूछा अच्छे क्यों थे? कहा बहुत अच्छा बोलते थे, कविता भी करते थे। तो हमने कहा अच्छा बोलने वाला अच्छा होता है या अच्छा करने वाला अच्छा होता है? हमारे यहाँ कोई व्यक्ति अगर अच्छा बोलता है और अच्छा काम नहीं करता है तो उसे अच्छा आदमी नहीं माना। अच्छा बोलकर खराब काम करने वाले को अच्छा आदमी नहीं माना जाता।
तो अटल जी को जो बात नेहरू जी को समझ में आती थी, इंदिरा जी को समझ में आती थी, वो बात अटल जी को भी समझ में आती थी और अटल जी ने भी नहीं होनी थी। फिर 2011 हम लोगों ने लगातार जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। मेश्राम साहब के नेतृत्व में भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर पर 2011 में लाखों लोगों की रैली रमाबाई मैदान में की। इतना बड़ा ये मुद्दा बन गया था। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे 2011 में, तो हम लोगों ने सोचा इस बार कोई ब्राह्मण देश का प्रधानमंत्री नहीं है, तो इस बार गिनती हो सकती है, क्योंकि अभी तक ब्राह्मणों ने रोका हुआ। तो मनमोहन सिंह तो ब्राह्मण नहीं है, हो सकती है। तो मनमोहन सिंह ने कहा कि हम करेंगे, तो पार्लियामेंट बंद किया बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के नेताओं ने। तो मनमोहन सिंह ने कहा कि हम करेंगे, तो लोग बधाई देने लगे हम लोगों को कि आपकी मांग तो मान ली गई, अब तो होगा। कांग्रेस के ब्राह्मणों ने मनमोहन सिंह को कहा होगा, नेहरू ने नहीं किया, इंदिरा ने नहीं किया, नरसिम्हा राव ने नहीं किया, अटल जी ने भी नहीं किया, विरोधी नेता थे। उनसे ज्यादा अकल आपको हो गई, आप बोल रहे हो करने के लिए, तो आप चुप रहो। मनमोहन सिंह जी बेचारे ऐसे ही चुप ही रहते, बोलते ही नहीं थे। अगर एक बार बोले भी ओबीसी के लिए, तो कांग्रेस के ब्राह्मणों ने मनमोहन सिंह को चुप करवा दिया और मंत्रियों की एक कमेटी बनाई और कहा कि इसके चेयरमैन प्रणब मुखर्जी होंगे और जाति जनगणना के बारे में फैसला प्रणब मुखर्जी करेंगे। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री है, लेकिन वो नहीं करेंगे। प्रणब मुखर्जी फिर ब्राह्मण के हाथ में मामला पहुंच गया, फिर नहीं होने दिया, सर्वे कर लिया झूठा, और सर्वे को बताया कि जनगणना कर लिया। अच्छा चलो सर्वे ही किया था तो उसकी रिपोर्ट पब्लिश करते, रिपोर्ट भी पब्लिश नहीं किया। अब जब सरकार नहीं आ रही है तो राहुल गांधी जी घूम घूम के कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने तो किया था, बीजेपी वाले आंकड़े नहीं दे रहे, डेटा पब्लिश नहीं कर रहे। अरे जब तुम्हारी सरकार ने किया था तो डेटा भी पब्लिश क्यों नहीं कर दिया? 11 में किया ना, 11 के बाद 12 का पूरा साल था, 13 का पूरा साल था, 14 में इलेक्शन हुआ, तब मोदी की सरकार आई। उसके पहले तो तुम्हारे पास ही समय था। अगर ईमानदार होते तो कर देते, मगर ईमानदार नहीं थे। अब लोगों का समर्थन चाहिए, क्योंकि अब जनगणना का मामला छोटा मामला नहीं रह गया है, बहुत बड़ा मामला खड़ा हो गया है। तो नेताओं को लगता है कि समर्थन लेना है तो बोलना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए, हम जनगणना करें। तो राहुल जी भी ऐसे ही, तो 2011 में भी नहीं, फिर 2021 का समय, 21 से जनगणना ही नहीं हो रही। मतलब 2011 तक तो केवल ओबीसी की नहीं हो रही, अब तो किसी की नहीं हो रही। तो विकास कैसे होगा जब डेटा नहीं है? अब मोदी जी बेचारे डरे क्यों है? जनगणना को लेकर इतनी चेतना पैदा हो गई है समाज में कि उनको डर लग रहा है कि अगर हम जाति जनगणना नहीं करेंगे और जनगणना करेंगे, बहुत बड़ा विरोध खड़ा हो जाएगा। और कोई ना कोई इलेक्शन आता रह रहा, तो उनको लग रहा है कि अगर हम ये नहीं करेंगे, जनगणना करेंगे और जाति आधारित जनगणना नहीं करेंगे, तो देश में बड़ा बवाल पैदा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अभी तक नहीं। तो ये हम लोग ये आने वाले समय में ये तय करेंगे कि अब जाति जनगणना के बगैर जनगणना नहीं होने देंगे। जनगणना भी करना होगा और उसके साथ साथ जाति जनगणना भी करना होगा। इसके लिए हम लोग आने वाले समय में बड़ा आंदोलन चलाने का काम करें। तो ये जो पूरा मामला, मोदी जी तो ओबीसी, एक ओबीसी आदमी, और आजाद भारत में नरेंद्र मोदी ही वो व्यक्ति है जो ओबीसी होकर 5 साल प्रधानमंत्री रहे, और 5 साल क्या तो कार्यकाल खत्म हो गया, तीसरा शुरू हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि बाद में उनका नाम लिस्ट में उन्होंने डाल दिया, बात सही, पहले ओबीसी में नहीं थे, बाद में आ गए। अब चलो आ गए तो ओबीसी हो गए, अब ओबीसी हो गए तो ओबीसी का भला करना चाहिए।
कोई भी आदमी आप जिसको आप सबसे बड़ा मूर्ख समझते हो उसको खुद और उसको कहो कि तुम अपना पैर अपने हाथ से काटेगा। कोई भी मूर्ख से मूर्ख आदमी अपना पैर अपने हाथ से नहीं काटेगा। मोदी जी ओबीसी है और ओबीसी का हक अधिकार अपने ही हाथ से खत्म होगा। तो इसका मतलब यह है कि मोदी जी छोटा, असली चेहरा कोई और है। असली चेहरा मोदी जी नहीं है, असली चेहरा पीछे से आरएसएस के लोग हैं जो गवर्नमेंट को गवर्न करने का काम पीछे से कर रहे हैं। ओबीसी का चेहरा इसलिए दिया है ताकि ओबीसी का वोट मिलता रहे, ये बात भी समझने की जरूरत है। और समय समय पर आरएसएस बीजेपी में ही विवाद किया जाता है, दो लाभी खड़ी की जाती है कि ओबीसी में जागृति आ रही है। एक मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ी गई तो ओबीसी के कई राज्यों में मुख्यमंत्री बन गए, कई ओबीसी की पार्टियां डेवलप हो गई मंडल कमीशन की लड़ाई से। अब ये तो जाति जनगणना की लड़ाई, ये तो बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। तो लोगों को ये डर लग रहा है कि इससे तो देश में ओबीसी की पार्टियां सरकार में आ जाएगी। मंडल कमीशन की लड़ाई से स्टेटों में आ गई, इससे तो सेंटर में आ जाएगी। तो रोकने के लिए वो सारा ईवीएम ले आए। महाराष्ट्र का रिजल्ट कल आया, हरियाणा का रिजल्ट उसके पहले आया। तो लोग कह रहे समझ ही नहीं आ रहा ऐसा कैसे आया। टोटल अपोजिशन को महाराष्ट्र में जितना आया है उतना उससे ज्यादा अकेले शिंदे को आया। टोटल अपोजिशन को जितना आया है उससे ज्यादा अकेले शिंदे को, जो शिवसेना तोड़ के गया था शिंदे मुख्यमंत्री, उसको अकेला उतना आया है। तो लोगों को समझ में ही नहीं आया। लोग कह रहे रिजल्ट ही समझ में नहीं आया। तो आपकी जागृति को रोकने के लिए अभी ईवीएम का भी खेला। देश में 27% रिजर्वेशन है, मगर उड़ीसा में तो 27 भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके पहले ही ये जजमेंट दिया हुआ था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। अब SC ST का रिजर्वेशन तो पहले से लागू, तो जितना बचा 50% में उतना ओबीसी को मिल गया। जिस राज्य में जितना बचा, सेंटर में 27 बचा तो सेंटर में हम लोगों को 27 मिल गया। अलग अलग स्टेटों में 50 में जितना बचा था उतना उतना ओबीसी को मिल गया। मगर ये न्याय संगत तो है, ऐसा कोई संविधान में प्राविधान भी नहीं है 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। अब पिछले दिनों बीजेपी गवर्नमेंट ने जिनका पहले से ही 80% कब्जा था उनको 10% और दे दिए, तो एवं 50% दे दिए। और सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता दे दी, मोहर लगा दिया। अब तो 50% का कोई मामला बचा ही नहीं। EWS रिजर्वेशन लागू होने के बाद 50% की सीमा अपने आप ही खत्म हो गई। अब जब EWS रिजर्वेशन से 50% की सीमा समाप्त हो गई, अब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी लागू करवाने का समय आ गया है। और इसके लिए भी अब हम लोगों को मजबूती के साथ स्टैंड लेना होगा कि जब 10% से 50% से ऊपर रिजर्वेशन पहुंच ही गया है तो अब ओबीसी की जितनी संख्या है उतना परसेंट रिजर्वेशन ओबीसी को मिलना चाहिए, उड़ीसा में भी और देश में। इसके लिए हम लोगों को लड़ना होगा। ये 2-3 मुद्दों को लेकर खासतौर से हम लोगों को ये लड़ाई लड़नी होगी आने वाले समय में। एक तो जाति जनगणना को लेकर, दूसरा संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी को लेकर, क्योंकि अब 50% का मामला खत्म हो गया, और तीसरा जो महत्वपूर्ण मामला है आज की तारीख में, ईवीएम का जो मामला है जिसकी वजह से हमारे वोट लूटे जा रहे हैं, तो उसके लिए भी लड़ाई हम लोगों को मजबूत करना हो। अब ये लड़ाई अगर हमको मजबूत करना है
तो हमको क्या करना, ये लड़ाई मजबूत करने के लिए हमको रूट लेवल पर संगठन बनाना। संगठन शक्ति के साथ ही कोई लड़ाई लड़ी जा सकती है और जीती जा सकती है। तो संगठन शक्ति निर्माण करना, संगठन शक्ति निर्माण करने के लिए क्या करना, मान लो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की हर कमिश्नरी में यूनिट होनी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिट होनी चाहिए, हर तहसील में यूनिट होनी चाहिए, हर ब्लॉक में यूनिट होनी चाहिए, हर गांव में यूनिट होनी चाहिए, हर बूथ पर यूनिट होनी चाहिए। अगर टॉप से लेकर बॉटम तक हम संगठन बनाने का काम करते हैं तो देश में करोड़ों लोगों को हम लोग मोबिलाइज कर सकेंगे। और जो हमारी बात नहीं सुन रहे उनको सुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लोकतांत्रिक तरीके से सुनेंगे तो भी सुनना पड़ेगा, और अगर लोकतांत्रिक तरीके से वो सुनना नहीं चाहते, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं, तो संगठन अगर मजबूत रहेगा तो वो स्थिति भी पैदा हो जाएगी। किसी भी स्थिति परिस्थिति में हम लोग हमारे हक अधिकार लेने में सफल हो जाएंगे अगर हम रूट लेवल का बेसिक संगठन बनाते हैं। तो अब ये बनाने के लिए जो लोग समझ गए, जो नहीं समझे वो थोड़ी काम करेंगे। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर आपको डिस्ट्रिक्ट की कमेटी, तहसील की कमेटी, ब्लॉक की कमेटी, गांव की कमेटी, बूथ की कमेटी, ये बनाने का काम करना पड़ेगा, यूनिट निर्माण करने का काम करना पड़ेगा, संगठन मजबूत करने का काम करना पड़ेगा। जब संगठन मजबूत होगा तो ही लड़ाई मजबूत होगी। संगठन कमजोर, 52 करोड़ है तो 52 में 51 को छोड़ दीजिए, फिर 1 करोड़ को तैयार, 1 करोड़, बाकी SC ST के लोग OBC से ज्यादा पहले ही जाएंगे, तो आपके साथ आ ही जाएंगे। जब ये लड़ाई आप लड़ोगे तो है ही आपके साथ। तो अगर ये 1 करोड़ OBC भी तैयार होता है देश में अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, तो केवल हक अधिकार ही नहीं मिलेगा, देश की सत्ता और व्यवस्था भी संभालने लायक हम लोग हो जाएंगे। तो इस लड़ाई को हमको मजबूत करना है, इसके लिए संगठन बनाने का काम करना है, ये बनाने का काम आप लोग करेंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना।